नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से आज के नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियाँ। तो ये यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से 2013 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह आपके बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे एनटीपीसी में लेटेस्ट पैटर्न पे ही पूछे गए क्वेश्चन है, यानी जो 2021 और 22 में जो एग्जाम हुए थे आपके, तो वहाँ से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और रेशम बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। जो विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ था। तो सर्वप्रथम रेशम का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ था? यह चाइना से स्टार्ट हुआ था। वहीं आपका भारत की सभी वाणिज्यिक किस्में जैसे आपकी हो जाएगी मलबरी, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल टसर और ओकटसर, इरी तथा मूंगा, तो ये आपकी हो जाएंगी कुछ किस्में आपकी हो जाएंगी किसकी? वाणिज्यिक किस्में रेशम की। तो ये आपके भारत में पाई जाती हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो ये होता है आपका दीमक। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो दीमक आपकी लाभकारी कीट नहीं होता। बाकी आपका लाख कीट ये भी आपका हो जाएगा, और मधुमक्खी ये भी आपकी होती है, और रेशम ये भी होता है, लेकिन आपका दीमक ये नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और कीटों की वह प्रजातियाँ जो परागण, कीट नियंत्रण और फसल उत्पादन में मदद करती हैं, लाभकारी कीट कहलाते हैं। और ये कीट हैं लाख कीट, मधुमक्खी, रेशम कीट इत्यादि, जबकि आपका दीमक ये लाभ कीट नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो ये थी आपकी हल्दी। ऑप्शन ए यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हल्दी एक पुष्पीय पौधा होता है। यह जिंजर फैमिली से संबंधित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप स्टार डाल के लिख लेना। तो हल्दी आपकी किस फैमिली से होती है? तो ये जिंजर परिवार से होती है। वहीं इसका वानस्पतिक नाम ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? करकुमा लोंगा। तो ये आपका वानस्पतिक नाम ये हल्दी का होता है। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी शोधकर्ता सुमन के दास और हरिहर पी कोहली को मार्च 1995 में हल्दी दवा के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ था, और भारत सरकार ने हल्दी को पेटेंट कराने के लिए अमेरिका को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया था। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो अर्जुन वृक्ष की छाल ये आपके हृदय रोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। और हृदय रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। इसे हृदय की सर्ववर्धक या शक्तिवर्धक के रूप में जाना जाता है। वहीं आपके ऋग्वेद में भी इस वृक्ष का उल्लेख किया गया है और ये मूल रूप से एशिया में पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट साथ ही साथ इनको भी नोट डाउन करते रहना। अगला हो जाएगा कि इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका जूट, जिसका यूज हम लोग चाहे मोटे कपड़े हों या रेशेदार फल हों और बैग, थैले और या सजावटी सामान हो, तो यहाँ पे हम लोग किसका? जूट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जूट टिलिएसी कुछ कुल का यह सदस्य होता है। तो ये किसका होता है? जूट टिलिएसी ये कुल का सदस्य होता है और इसका जन्म स्थान अफ्रीका व भारत में माना जाता है। और यह कपास के पश्चात प्रमुख रेशे वाली फसल होती है और इसकी खेती के लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले, सजावटी सामान, कालीन, दरियां, पर्दे आदि बनाने में होता है। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड हम लोग बांस के वृक्ष को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप, ये लगातार आपके 2021 में यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है। और बांस को प्रायः हम लोग हरा सोना भी कहते हैं। तो ये भी स्टार डाल के आप पॉइंट इसको लिख लेना है।
और भारत में हर जगह यह पाया भी जाता है। और बाँस को गरीब आदमी की लकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। और बाँस का घर, बाँस घास कुल का एक पौधा होता है। तो यहाँ से 3 से 4 आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो ये आपको नोट डाउन ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपका होता है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। तो यह आपके कवक के एक कवकनाशी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम एक घुलनशील जैविक कवकनाशी होता है। ट्राइकोडर्मा के कवक तंतु फसल के नुकसानदायक कवक तंतुओं को लपेट कर या सीधे अंदर घुसकर उनका जीवन रस चूस लेते हैं और नुकसानदायक कवकों का नाश करते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन स्पर्धा के द्वारा कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ का स्राव करते हैं जो बीजों के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाकर हानिकारक कवकों से सुरक्षा प्रदान करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? तो सुगंध संकेतक के रूप में हम लोग कहते हैं वनीला का यूज। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है और यह वनीला कुल से संबंधित होता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में इत्र बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में स्वाद को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत आपका होता है सारडीन। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर आरआरबी जेई का एग्जाम हो, तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक रेलवे में पूछे हुए, तो वह हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और यही क्वेश्चन है जो घूम फिर के आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लिटमस का घोल किससे निकाला जाता है? तो यही हम निकालते हैं हम लोग लाइकेन से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो लिटमस का घोल लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन, जिसे हम लोग कहेंगे लाइकेन पौधे से निकाला जाता है और यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। यह विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक माने जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि केंचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं? तो केंचुए के जरिए हम लोग मृदा की उर्वरता ये बढ़ते हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देख सकते हैं यही क्वेश्चन आरआरबी एसएसई में पूछा गया था। तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं और यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं। इसके हम लोग फैक्ट समझेंगे। तो इसके आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं और वर्मी कंपोस्ट केंचुओं के मल से तैयार किया जाता है और यह सभी प्रकार की फसलों के लिए प्राकृतिक, संपूर्ण एवं संतुलित आहार होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो यह आपका प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से 2016 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। प्रतिजैविक, जिसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों के द्वारा होता है और यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों को वृद्धि के मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेंटम से प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे पादप उत्पाद नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा शहद। शहद आपका पादपों से प्राप्त नहीं आता। वहीं आपका जूट ये भी होता है, सागौन ये भी होता है, रबर ये भी होता है, लेकिन आपका शहद ये आपका पादपों से प्राप्त नहीं होता है। और यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह मधुमक्खियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। शहद अधिक श्यानता वाला मीठा पदार्थ होता है। मधुमक्खियां शहद को इकट्ठा करके मोम का निर्माण करती हैं, जबकि जूट, रबर और सागौन ये आपके पादप होते हैं। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है।
बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के रूप में भी के लिए पाला जाता है? किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो ये होता है आपका अल्पाका। तो इसे हम लोग पालते हैं ऊन या फाइबर के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो अल्पाका को ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। यह लामा की भांति दिखने वाला ऊंट फैमिली का एक सदस्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है कि यह ऊंट फैमिली का एक सदस्य होता है और ऊन का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार डाल के लिख लेना है। और ऊन का सबसे ज़्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। मुलायम घास से ऊन बनाने में रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मैरिनो ऊन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित होता है। तो इस ऊन को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। भारत में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में ऊन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो ये फैक्ट आपको नोट डाउन कर लेने। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो खाद्य फाइबर ये सबसे ज़्यादा आपका होता है सेब में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो सेब में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। वैज्ञानिक भाषा में सेब को मेलस डोमेस्टिका कहा जाता है। मीन्स आपका सेब का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, मेलस डोमेस्टिका। और सेब को एक निरोग फल के रूप में भी जाना जाता है। मीन्स इसमें कोई रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज करते हैं हम लोग? नीम की टहनी का। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो सामान्यतः नीम के पेड़ की टहनी का यूज हम लोग दांत साफ के लिए करते हैं। नीम एक जैव और बीजाणु रोधी होता है। तो ये किसका प्रतिरोधी होता है? नीम जैव और जीवाणु का प्रतिरोधी होता है। और नीम का वैज्ञानिक नाम आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आजादी रचिता इंडिका। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये नीम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और यह भारतीय मूल का एक पतझड़ वृक्ष होता है। तो ये फैक्ट आपको नीम वृक्ष से याद रखने हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राड सूचक है? तो ये हो जाएगा आपका वनीला। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से जेई में पूछे गए आपके 2019 में। वनीला ग्राड सूचक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है और इन्हें ही हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत नहीं है, या स्रोत है, सॉरी यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो कुनैन का एक स्रोत है, ये हो जाएगा आपका सिनकोना। तो सिनकोना का वृक्ष होता है जिससे हम लोग कुनैन प्राप्त करते हैं। तो सिनकोना कुनैन का एक स्रोत होता है और सिनकोना ही कंप ज्वर की प्रधान दवा होती है। और यह रूबिएसी कुल की वनस्पति है और सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की पहली दवा कुनैन बनाई गई थी। और कुनैन एक क्षारीय यौगिक है जो सिनकोना की छाल से पाया जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? तो इनमें कौन सा जानवर है जो छोटी गाड़ी खींचता है? ये हो जाएगा आपका घोड़ा। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो स्मृति के सुधार के लिए हम लोग ब्राह्मी आयुर्वेदिक पौधे का यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और स्मृति के सुधार के लिए आयुर्वेद में ब्राह्मी पौधे का प्रयोग किया जाता है। बंगाल का ब्राह्मी शाक ये आपका पौधा होता है जो देश में सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मी में वैकोसाइड ए पाया जाता है जिससे स्मृति शक्ति में वृद्धि होती है। ब्राह्मी का आपका वानस्पतिक नाम ये हो जाएगा वैकोपा मोरियरी। और यह एक सुक्रोफ्रुलेरिएसी प्रजाति से संबंधित रखती है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है? तो ये हम लोग नीले हरे शैवाल के द्वारा बेहतर कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को नीले हरे शैवाल के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है?
तो ये आपके फली वाले भाग से हम लोग काफ़ी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। पौधे के फली वाला भाग यह हमें काफ़ी प्रदान करता है और काफ़ी में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्टार डाल के लिख लेना। जो हल्के उद्दीपन सा प्रभाव डालती है और यह एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है जो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में होता है। कर्नाटक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है। तो ये हम लोग सर्पगंधा से रक्तचाप का उपचार कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से 2021 में भी पहुँचे गए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चन है जो घूम फिर के आपको एग्जाम में आते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे। औषधीय गुणों से युक्त सर्पगंधा रक्त के उपचार में सहायक है। इसका वानस्पतिक नाम राइवोल्फिया सर्पेंटिना है और यह पुष्पीय पौधों के द्विबीजपत्रीय कुल एपोसाइनेसी का सदस्य है। अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं स्नेक रूट कहते हैं और इसके पत्ते लंबे, चमकीले और नोकदार होते हैं और यह उष्णकटिबंधीय हिमालय तथा सिक्किम में पाया जाता है और यह उच्च रक्तचाप के साथ हिस्टीरिया के इलाज के लिए भी लाभकारी होता है। तो ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर। इसका नाम हो जाएगा आनुवांशिकी, इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग एक एक करके इसको भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से पहला आपका हो जाएगा 2036 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। तो ये होती है आपकी जीन क्रांति में। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी जीव के जीनोम में हस्तक्षेप पर उसे परिवर्तित करने की क्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। अर्थात जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। वर्तमान में इस तकनीकी का प्रयोग कृषि, पशुपालन, संचार प्रणाली आदि में किया जाता है। कृषि में इस तकनीकी का प्रयोग करके हाइब्रिड फसल वाले पौधे का विकास किया जा सकता है। वहीं पशु प्रजनन द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में इनमें से किस आनुवांशिकी रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। तो ये दी गई है आपकी वीटी कपास की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आपके 2021 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं। क्या यही क्वेश्चन है जो आगे आने वाले एग्जाम में इनके चांस रहेंगे। तो ये आपको यस या नो में आपको जवाब देना है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे। वीटी कपास जिसे हम लोग कहते हैं बैसिलस यूरेन जेनेसिस, ये आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास की फसल है। वीटी जीन का प्रोटीन कपास के कीटों के लिए विषाक्त होता है और वीटी कपास सर्वप्रथम नॉन सेंटो समूह द्वारा बोल गार्ड कपास के नाम से 1996 में अमेरिका में प्रचलन में लाई गई थी और इनमें क्राई 1AC जीन का उपयोग किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा वीटी कपास की 3 किस्मों आपकी हो जाएंगी मैक 12 और मैक 162 और आपकी मैक 184। ये आपकी 3 किस्में हो जाएंगी के उत्पादन को 26 मार्च 2002 को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैगन का एक आनुवांशिक संशोधन प्रारूप विकसित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है कीट प्रतिरोधी को बनाना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो वैगन का एक आनुवांशिकी संशोधन प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि वैगन को कीट प्रतिरोधी बनाना। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन। 25 ही प्लस हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं हम लोग उन्हें भी डिस्कस करके चलते हैं क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लगभग में जाके 50 क्वेश्चन तैयार होते हैं एक क्लास में और ये वही क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो तो वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।